अटल जी लालजी टंडन को अपना उत्तराधिकारी कहते थे। टंडन जी का राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में केंद्रित रहा, लेकिन उनके सरल व्यक्तित्व से पूरा देश परिचित था। टंडन जी बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे और कुछ दिनों के बिहार प्रवास के बाद जब वे लखनऊ आए थे, तब उनसे बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश समाज से जुड़े कई पहलुओं पर विशद चर्चा हुई थी। टंडन जी ने इतनी बेबाकी और साफगोई से अपने विचार रखे थे कि आज मैं यह कह सकता हूं कि यह इंटरव्यू टंडन जी के कुछ अच्छे संस्मरणीय साक्षात्कारों में शायद सर्वोत्कृष्ट हो। टंडन जी बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बना दिए गए। संक्षिप्त अस्वस्थता के बाद पिछले दिनों उनका देहावसान हो गया। टंडन जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका यह साक्षात्कार उनके विचार और उनकी स्मृतियों को हमेशा जिंदा रखने की सनद देता है। आप भी सुने। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन, बिहार के राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश कहना उचित नहीं होगा, मैं कहूँगा कि पूरे देश के राजनीतिक पटल के एक पुरोधा पुरुष वो हमारे सामने हैं। उनका नाम किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है, परिचय का मोहताज नहीं है। मैं श्री लालजी टंडन जी के सामने बैठा हूँ। ये ऐसे राजनीतिक पुरोधा हैं जिनकी राजनीतिक यात्रा आप देखते होंगे। राजनीति में तमाम नेता ऊपर से आते हैं और वो पैराशूट से राजनीतिक मंच पे उतरते हैं, लेकिन ये एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी यात्रा ज़मीन से शुरू की और सभासद से सांसद तक पहुँचे और सांसद से आज बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं। इस पूरे राजनीतिक जीवन के दरमियान इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, इसे आपने भी थोड़ा देखा है, लेकिन जब आप टंडन जी के खुद मुंह से सुनेंगे उनकी यात्रा के बारे में तो आपको अच्छा लगेगा और उस यात्रा से आपको सीधे तौर पे अंतरंग रूप से जोड़ने का मौका मिलेगा। तो मैं मुखातिब होता हूं आदरणीय श्री लालजी टंडन जी की तरफ। आप सियासत के एक कद्दावर नेता ही नहीं, एक अभिभावक भी हैं। आपका जो कद है और आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक अभिभावक झलकता है। मैं टंडन जी, चूँकि आप बिहार के राज्यपाल भी हैं, तो मैं बैठा हूँ लखनऊ में, लेकिन बात मैं बिहार से शुरू कर रहा हूँ कि आप वहाँ गए, वहाँ के महामहिम हैं, तो वहाँ के राजनीतिज्ञों से, राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वहाँ से, और वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे, और समाज के लोगों से उनका आपका सरोकार है, आपसे बातचीत होती है। आपको कैसा अनुभव लग रहा है? आपका कैसा अनुभव है? मुझे बिहार में अनेक दल हैं और सरकार है, सरकारें रही हैं। बिहार का अपना एक इतिहास है, एक संस्कृति है। मुझे लगता है कि उसके संदर्भ में अगर बिहार की समीक्षा की जाए तो बिहार कई विषयों में अपनी अभूतपूर्व भूमिकाएं अदा करता रहा है आदिकाल से। आज हमारी सामाजिक जीवन में जो कमी आई है कि हम अपनी जड़ों से हटके और फूलों पत्तियों में गूंज रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है कि आप अपनी जड़ से अगर अलग हुए तो कोई नया पौधा बन जाएगा जिसकी जाने क्या शक्ल हो, क्या उसका रूप रंग हो, क्या उसके फल फूल हो, लेकिन जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वो दूर तक देख सकता है समस्याओं को, उन उतार चढ़ाव को। और जब वो उसके सामने एक चित्रण होता है तो स्वाभाविक है उस जहाँ कमियां हैं उनके सुधार के लिए एक आईना भी दिखता है। उसी दौर से मैं गुजर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा आपने कहा, और इसमें बहुत सारा इशारा भी है और इसमें बहुत सारा संदेश भी है, और इसमें सकारात्मक संदेश भी है कि बिहार के लोग, बिहार की जो नई युवा पीढ़ी है वो अगर चाहे तो अच्छा कर सकती है, और अगर वो अपनी जो गौरवशाली जड़ है उसकी तरफ अगर ध्यान दे तो। लेकिन इधर के दिनों में जो बिहार का एक जो सामाजिक और राजनीतिक जो एक बड़ा उथल पुथल वाला दौर रहा, इसमें बिहार का जो सामाजिक माहौल है उसकी भी छवि बाहर में खराब हुई। और आपने देखा ही है कि बिहार के लोग बाहर गए, तमाम लोग बाहर निकले, और बाहर भी उनको, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिलिएशन कहते हैं, उनको ह्यूमिलिएशन महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के भी लोगों का हुआ, लेकिन बिहार के लोगों का भी हुआ।
तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि बिहार में जो राजनीतिक जो पीढ़ी है अभी और जो सत्ता पर भी है, आपको क्या लगता है ऐसा कि उनमें एक ये बात आ रही हो कि बिहार का गौरव फिर से लौटाया जाए, फिर से आत्मसम्मान उनको वापस किया जाए? ऐसा क्या लगता है क्या आपको? मैं जो देख रहा हूँ कि सारे देश में और बिहार में भी एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की कहीं ना कहीं झलक दिखाई दे रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि वो जड़ें हमारी जो हैं वो कहीं ना कहीं अब जीवंत हो रही हैं। तो नौजवानों में उनके टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार में शिक्षित वर्ग की कमी नहीं है। बिहार में बीच का कुछ कालखंड छोड़ दीजिए तो राजनीतिक भी किसी सिद्धांत के आधार पर रही। इसलिए ये बीच का कालखंड छोड़ दीजिए तो बिहार का राजनीतिक इतिहास भी बड़ा शानदार रहा है। आखिर उसी धरती पे राजेंद्र बाबू पैदा हुए हैं, उसी पे जयप्रकाश नारायण पैदा हुए हैं, उसी में कितने हुए। और जाइए पीछे जाइए तो आज दुनिया जिसको स्वीकार करने लगी है, ऐसा एक सर्जन जिसका नाम था चरक, उस बिहार की धरती में पैदा हुआ था। आज भी दुनिया इस निर्विवाद रूप से स्वीकार करती है कि फादर ऑफ द सर्जरी इज सुश्रुत। अब जिस दिन ये गौरव लोगों में याद आए तो कितनी देर लगती है सुधरने में। दुनिया का पहला अर्थशास्त्री सारी दुनिया स्वीकार करती है, हम ही नहीं कह रहे हैं, बिहार नहीं कह रहे हैं। कौटिल्य दुनिया का या जितना विज्ञान तरक्की कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं बिहार का ही एक ऋषि था, आर्यभट्ट। सारी गणित और गणित से जन्मित जो ये विज्ञान आज है वो उसका आकलन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जिस दिन हमारा नौजवानों का दिमाग उस तरफ चला जाएगा तो ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो इधर मैं कर रहा हूँ उसमें बिहार के नौजवानों में भी एक सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है। और ख़ास तौर से जो हमारे प्रधानमंत्री का नारा था, उसके पहले अटल जी ने दिया था, नारी सशक्तिकरण, और इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज बिहार में जो उच्च शिक्षा के जितने कन्वोकेशन मेरे जाने के बाद हुए हैं बिहार में कभी होते नहीं थे। कि जिस तरह से आपने कहा ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे भविष्य का संकेत देती हैं कि महिलाएं जो बिहार में कहा गया कि इस बीच में मध्यकाल में जिस तरह से बिहार में महिलाओं को दबाया गया, उत्पीड़न हुआ, ऐसे माहौल में के बाद जब उभर रही हैं, ये जो एक संक्रमण काल से उभर रही हैं महिलाएं और वो गोल्ड मेडल ले रही हैं आपके हाथों से, तो आप चूँकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ आप महामहिम होने के नाते आप बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। इसलिए बिहार में जो इंटेलेक्चुअलिटी है उसकी नब्ज आप देख रहे हैं कि वो कितनी प्रखर है या कितनी भोथरी है। ये दोनों का आपके पास पैमाना आपके पास है। और जहाँ बुद्ध को बोध मिली हो उस धरती पर ये जो बीच का जो आपने भी बीच का दौर जो आपने कहा कि ये दौर खराब था, लेकिन आप ये क्या मानते हैं कि ये जो वहाँ के बिहार के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो छात्रों को मतलब गुरु की भूमिका में है, जो छात्र उनके प्रोडक्ट हैं, तो जो ये प्रोडक्शन देने वाला जो समुदाय है उसको क्या आप मानते हैं कि वो उस इंटेलेक्चुअल पैमाने पर खड़ा है जिस पर पूरा राष्ट्र खड़ा है? इसमें भी बिहार में उच्च शिक्षा जो थी अभी भी है, लेकिन थी इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो कुछ सुधार की तरफ जा रही है। तो वो जब अपने दायित्व से कहीं ना कहीं राजनीतिक या आर्थिक कारणों से और वो शिक्षक के बजाय किसी अन्य भूमिका में सामने आ जाते हैं तो शिक्षा बिगड़ेगी। वहाँ पर विद्वानों की कमी नहीं है। कई वाइस चांसलर हैं, बहुत विद्वान हैं, कई प्रोफेसर हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन अगर व्यवस्था गड़बड़ है, इस समय मैं कह सकता हूँ कि बिहार में राजभवन, सरकार, और अभी तक तो मैं कह सकता हूँ कि अलग अलग दल के राजनीतिक नेता हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है। और राज्यपाल के नाते मेरा किसी दल से संबंध नहीं है, मेरे सब समान हैं और उसी दृष्टि से वो सब मुझे देखते हैं। तो जो
सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों में विवाद पैदा होते हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि अभी उस तरह का कोई मुझे नहीं दिखा। जहां तक जो मेरा विजन है कि उच्च शिक्षा को ठीक करने के लिए जितना संसाधन चाहिए, शायद बिहार में जितने हैं और पूरे देश में इस वक्त जितने हैं, इसके पहले कभी नहीं रहे। तो संसाधन है, इच्छा शक्ति है, अभी तक कहीं कोई विमति नहीं पैदा हो रही है। सबके मैं देख रहा हूं कि सब चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। तो दूर देखें तो मुझे एक बड़ी खुशहाल रंगीन तस्वीर दिखाई देती है। अब इसी को कुछ लोग निगेटिव देखें तो सब दोष ही दोष हैं। अब इससे ज़्यादा तेजी की क्या अपेक्षा की जा सकती है कि जहां बरसों से कोई शैक्षिक कैलेंडर नहीं था। कब अब एडमिशन होगा और कब एग्ज़ाम होगा और कब रिजल्ट निकलेगा, इसका पता नहीं, कोई पता नहीं। एक हफ्ते के अंदर मैंने बीसीएस की मीटिंग बुला के जब ये संदेश दिया कि भाई समझ लो, एक कुलपति का पद बड़ा सम्मानित पद होता है। देश के बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से तो निकला है, और उस यूनिवर्सिटी के जो भी वाइस चांसलर है उसकी स्टेटस तो होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा कि देखिए, मेरी दो भूमिका हैं, एक संवैधानिक व्यवस्थाओं में एज राज्यपाल, और दूसरा मैं कि सारी उच्च शिक्षा में मैं कुलाधिपति हूँ। तो पहले ये आप समझें, अगर ये संविधान ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है तो मैंने शपथ ली है उसको ईमानदारी से निभाने की, तो उसी तरफ मैं जी जान से लगाऊँ। और ये कहना कि ये सब अभी हो रहा है, सबने कोशिश की है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इस समय एक ऐसा अनुकूल वातावरण दिख रहा है कि जो शिक्षक हैं उनमें भी ये संदेश पहुंच गया है कि भाई अब व्यवस्था बदल रही है। और जो शासन है, प्रशासन है, उसमें ये भावना है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, और उसके लिए भी वो उतने ही ईमानदारी के साथ लगे हैं। मुझे इससे क्या लेना देना है कि किसकी सरकार है और क्या है। प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने जो जिम्मेदारी सौंपी उसको अपने दायरे में रहते हुए मैं जितनी मेरी शक्ति है उतना मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे इस बात का संतोष भी हो रहा है कि उसके अच्छे लक्षण दिखाई देने लगे। जैसे पहली बार वहाँ पर शैक्षिक कैलेंडर लागू हो गया, जो मैंने कहा था 15 दिन में होना चाहिए। कन्वोकेशन जो वहाँ होते ही नहीं थे, इस वर्ष एक होड़ लग गई है कि इस साल में कितने कन्वोकेशन हुए, ये रिकॉर्ड बनाने के लिए हर जगह हो रहे हैं। और मैं जब तक जा रहा हूँ और जाने के बाद मुझे जो दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ नई दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा कि नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो आज देश का नारा बन गया। ये बात आदरणीय आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि मुझको लगता है कि बौद्धिक जगत अगर ठीक हुआ, शैक्षिक जगत अगर ठीक होगा तो समाज पे उसका असर पड़ेगा, और समाज भी वो जो दुर्बुद्धि के रास्ते पे चल रहा था वो समाज बदलेगा। ये बहुत ही सुखद संकेत है। और आपकी अगर कुछ और ऐसी योजना हो जिसको आप देख रहे हो कि शैक्षिक जगत का माहौल बदलेगा बिहार का, तो वो हम लोगों के साथ थोड़ा सा अगर साझा करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, मेरी कल्पना है कि अपनी जो बिहार की इतनी रिच शैक्षिक परंपरा है उसको याद करते हुए उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करें। जो आधुनिक भारत है, जो वैश्विक शक्ति बनने जा रहा है, उसकी मूल धारा के साथ जुड़ जाएं। ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं जो इस समय हैं। अब जो समझते हैं उन्हें इसे समझना चाहिए कि ये कितना बड़ा परिवर्तन की तरफ हम जा रहे हैं। सरकार या वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, अभी तक किसी की छवि खराब उनमें से नहीं दिखी, और विकास के बारे में उनकी रुचि और परिश्रम में कोई कमी नहीं दिखी। जो कुछ वर्ष पहले जो माहौल था आज उससे बहुत बदल गया। तो कुछ ही दिन में बिहार जो है कोई बीमारू राज्य नहीं रहेगा। बिहार के जो ज्ञान के जीन्स हैं वो मरे नहीं हैं, वो करवट ले रहे हैं। मैं बीच में फिर आता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही, और शायद अगर ये आपकी बातें बिहार के लोग सुनेंगे, जो सुनेंगे ही, तो उनका एक हौसला बढ़ेगा
और उनको उनको जागृति मिलेगी, इस बात से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका। तो बिहार के मसले से थोड़ा अब हम उत्तर प्रदेश की तरफ लौटते हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव है कि आप जैसे पुरोधा यहाँ की धरती पर हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी बातचीत आपकी, ये जो आपने शुरुआत एक सामान्य से कार्यकर्ता से शुरू की, और फिर आप सभासद बने, फिर विधान परिषद में रहे, विधान परिषद में नेता रहे, विधानसभा में नेता रहे, मंत्री भी रहे और सांसद भी हुए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जब हम अटल जी की जयंती मना रहे हैं, तो ऐसे में ये बात याद करनी ही चाहिए कि अटल जी के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में आप किस तरह से सामने आए थे। मुझको वो दौर दिखाई पड़ता है इसलिए कि मैं उस समय से, मैं 95 में यहाँ आ गया, और यहाँ मैं हिंदुस्तान अखबार में था और सब चीज़ मैं देख रहा था। और फिर अटल जी के स्थान पर आपने चुनाव भी लड़ा, और मुझको जहाँ तक याद है कि 40,000 या उससे ज़्यादा अधिक मतों से आपने बहुगुणा जी, मैडम बहुगुणा को हराया और आप संसद पहुँचे। तो मुझको ऐसा लगता है, और मेरी जो पत्रकारी ये निगाह है, उस निगाह से मैं देखता हूँ तो मुझको लगता है कि थोड़ा सवाल आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन मुझको लगता है कि मैं थोड़ी और यात्रा, जो राजनीतिक मुख्य धारा की यात्रा है, उसमें मैं आपको जाता हुआ देख रहा था। लेकिन ये कहीं थोड़ा सा ये उस दौर में थोड़ा सा बाधित होता हुआ दिखा। और क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अटल जी के जो उत्तराधिकारी के बतौर जो आपकी भूमिका है रही है, उसमें जो प्रदेश के लोग आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो कम से कम देख ही रहे थे? देखिए, अटल जी एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर और विश्व के एक महान व्यक्ति तक बने, तो कई पदों की लालसा उनके में नहीं रही। आज सब चाहते हैं कि मुझे बड़ी ऊंचाई मिले। अटल जी ने एक अपनी कविता में कहा है, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं गैरों से रुखाई कर सकूं या अपने को गले लगाना सकूं, बेरुखाई करूं। यानी हर कोई चाहता है कि मुझे ये चाल वहां तक पहुंच जाए, कहाँ क्या मिल जाए। लेकिन अटल जी का नाम लेते वक्त 2-3 बातें हैं जो मेरे जीवन में वो बिल्कुल यथावत हैं। छोटी छोटी बातों में कहते थे, न दैन्यम न पलायनम। आज तक मैं, और दूसरी उनकी पंक्ति थी कि रार नहीं ठारूंगा और हार नहीं मानूंगा। मेरे जीवन में ये सब जैसे उनकी आत्मा मेरी आत्मा में प्रवेश कर रही है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। ये जो सवाल पूछा, ये सवाल नहीं, मेरी जिज्ञासा भी थी। और लेकिन ये जिज्ञासा आपके वैयक्तिक महत्वाकांक्षा को लेकर नहीं है। यह अपेक्षा और इच्छा देश और प्रदेश के लोगों की है, जो शायद मैं अपने मुंह से आपके समक्ष रख रहा हूं। आदमी की जो क्षमता होती है, उसका जो विचार होता है, वो कभी बदलता नहीं, कभी कमजोर नहीं होता, और उसके लिए कोई सीमा नहीं होती। बरसों तक मुख्यमंत्री न सही, लेकिन मुख्यमंत्री से कम भी नहीं। तो एक शब्द से अगर व्यक्तित्व को नापें, न मैंने कभी ये सोचा, न अटल जी ने कभी ये सोचा था। कौन मुख्यमंत्री यहाँ हुआ, चाहे विपक्ष में हो चाहे ये हो, जिसने अपने से कहीं कुछ ऊंचा मुझे न माना हो। तो इसलिए ये पदों का कोई मतलब नहीं होता, आप में क्षमता क्या है। इसलिए कि मैंने विधानसभा में वो भी दृश्य देखा है कि जिस समय आप नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आपकी बातें और आपका जो एक स्वाभाविक हास्य और उसके बड़े आनंद थे। हम लोगों ने लिखा भी और खूब सुना भी आपको। तो उस व्यक्तित्व में तो कोई मुख्यमंत्री नहीं आया आपके सामने। तो लेकिन मेरा सवाल वहाँ पर है ही, और उस सवाल का मैं मेरे पास जवाब भी मिल गया। मैं ये कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जल्दी से ही कि आप सभासद के समय सभासद रहते हुए आपने जो दौर देखा राजनीति का, फिर विधान परिषद के सदस्य हुए, आपने राजनीति का दौर देखा, फिर उसके बाद आप यहाँ के नगर विकास मंत्री भी हुए, और आपने मायावती वाली सरकार में भी आपने देखा, कल्याण सिंह के साथ भी रहे, तमाम सरकारों को आपने देखा। तो ये जो राजनीति का बदलता हुआ जो दौर है, उस समय की बातें, जो स्पर्श की राजनीति थी, आपसे अगर एक पत्रकार के नाते भी अगर मैं जुड़ाव महसूस करता हूं तो वो क्यों, जिसकी चर्चा भी आपने की
कि वो एक स्पर्श की राजनीति थी, स्पर्श का एक व्यवहार था। तो यह जो व्यवहार है ये राजनीति से क्यों उठ गया है? ये जो दौर है ये आगे किस तरह की पीढ़ी का संकेत देता है? ये तो एक पूर्वोदय से हमको जानना ही पड़ेगा। ये बीच का दौर देश की राजनीति में ऐसा दौर रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता और बिना समाज को कुछ दिए हुए और सब कुछ पा लेने की इच्छा, इसने हमारे देश की राजनीति को बड़ा प्रभावित किया। आज लोग वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि वो शॉर्टकट मिल जाए कि जहां से मैं सत्ता के शीर्ष पे पहुंच जाऊं। तो वहां जन सेवा की कोई भावना नहीं रही, वैचारिक कोई प्रतिबद्धता नहीं, इस दुकान पे नहीं तो उस दुकान पे, मुझे तो चाहिए जहां मिलेगा वहां जाऊंगा। और इसी में ये जाति और सामाजिक समूह बन गए। ये समूह एक शुभ जागृति के रूप में लेना चाहिए था कि जो पिछड़ गए हैं, जो समाज में वंचित रहे, उनमें जागृत हो रही है अपने अधिकारों के लिए, तो उनके बारे में समाज को सोचना चाहिए था। अब वहां पर भी आज गरीब नहीं रह गया। गरीब के लिए तो इस देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल जैसे उसका अपना कुछ हो ही नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है सिवाय वो सबका कल्याण करने के लिए। न वो सोते हैं, न वो एक एक दिन में 6-6 जिले में सभाएं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं का अंबार लगा हुआ है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें पहली बार नया सोच शुरू न किया हो गया हो। तो ये सब सारी चीजें राष्ट्रीय पार्टियों का कमजोर होना, उसमें जो सामूहिक समूह बन गए और उन्होंने राजनीतिक लक्ष्य बना लिया, उसमें सारी नीति, सिद्धांत, विकास सब खत्म हो गया। और वही कारण है कि अब मैं उन लोगों से मैं नहीं हूं कि राज्यपाल होने के नाते समाज के बारे में मैं सोचना बंद कर दूं, या जो अच्छा हो रहा है उसे अच्छा कहना बंद कर दूं, या जो गलत हो रहा है उस पर अपनी राय देना बंद कर दूं। इस मर्यादाओं में मैं अपने को बांधने को तैयार नहीं हूं। इसे कई बार लोग ये सोचते होंगे कि शायद मैं किसी सरकार की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ जो मैं देखता हूं कि राजनीति किधर जा रही है, और ये विषय चाहे राज्यपाल हो चाहे द्वारपाल हो, सबसे जुड़ा हुआ है कि सदियों से जो वंचित थे, क्या इसके पहले उन्हें ये सब चीजें मिल पाई? हर गरीब को मकान, उसकी रोजी का इंतजाम, हर झोपड़े में रोशनी, हर घर में गैस, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, और इतनी बड़ी योजना कि जिस गरीब ने 5 लाख रुपए का शब्द नहीं सुना होगा, देखने की बात तो जाने दो, उसके लिए 5 लाख रुपए का उसके परिवार को अगर स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी मिल जाए, क्या इसके पहले कभी हुआ? कभी गरीब के बारे में गला चिल्ला के लोग कहते हैं, कभी ये हुआ? किसान आज भी उसको भ्रमित कर रहे हैं लोग। लेकिन जितना कृषि के विकास के लिए इस वक्त धन खर्च हो रहा है, जितनी योजनाएं हैं, जितनी टेक्निक है, अगर उसको अपनाने के लिए देश के लोग सामने आ जाएं तो गरीबी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। यहाँ किसी ने गरीबी हटाई नहीं, नारा दिया गरीबी हटाओ, यानी दूसरों की जिम्मेदारी है कि आप हटाइए गरीबी आपके घर में जो है, हमसे कोई मतलब नहीं है। आज जो है, अब आप ये सोचिए, परसों अटल जी के जन्मदिन पर यह भी सौभाग्य मुझे मिला कि उनकी पहली मूर्ति का अनावरण करने मोतिहारी में गया, और वहां पर भारतीय गाय के नस्ल सुधार के लिए नई टेक्निक के लिए कई प्रोजेक्ट उनका उद्घाटन किया। अब आप ये समझ लें कि भारतीय गाय, उसे माता आता, कोई मानो न मानो, लेकिन भारतीय गाय हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी खास तौर से कृषि व्यवस्था में वो धुरी है। तो ये सारी चीजें जो आपके सामने आज हो रही हैं, इससे जिस दिन जनता इसको अपने अधिकार के रूप में इस्तेमाल करने लगेगी, उस दिन कितनी देर लगेगी कि भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने में। ये बहुत अच्छी बात कही, जब गाय को लेके जो तमाम तरीके की राजनीति हो रही है और वो जो है तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, देख ही रहे हैं, ऐसे में कुछ पॉजिटिव सकारात्मक काम हो रहा है तो ये रेखांकित करने लायक है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जी, आज सारी दुनिया, हम ही नहीं, सब चिंतित हैं कि जो ये विदेशी नस्ल की गाय हैं, इनमें कुछ जेनेटिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट आएगा। सब देख रहे हैं, लेकिन सब खामोश हैं, इसलिए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास भारतीय गाय का एक विकल्प है, बड़ा विकल्प है, और उसका प्रमाण भी है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था, गुजरात में एक गाय होती है गिर, उससे बदल गई। कुछ गाय वहां गई थी, उसमें उन्होंने अपनी टेक्निक से उस नस्ल का विकास किया, तो जो यहाँ 7, 8, 10 लीटर दूध देती थी, वो 70 लीटर 77 लीटर दे रहे। तो अगर अब वो टेक्निक यहाँ आई,
अभी मैंने उसका उदाहरण किया कि ये जो झगड़े हो रहे हैं या जो किसानों को परेशानी हो रही है, ये सब जो नई टेक्निक इस्तेमाल हो रही है उससे अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ी समस्या इस समय बछड़े की है। एक समय लोग घर में गाय रखते थे और जिसके वहाँ बछड़ा पैदा हो जाता था तो उसके वहाँ खुशी बनती थी जब बेटा पैदा हो गया। आज जिसके वहाँ बछड़ा पैदा हो जाता है उसी दिन से वो कहाँ पे इसको फेंकें। अब टेक्निक के अनुसार जो कृत्रिम गर्भाधान होगा उसमें नर होंगे ही नहीं, यानी बछड़े होंगे ही नहीं। अगर एक आध हो गया तो बुल के काम आएगा जो बहुत कीमती हो जाएगा, बछिया ही होंगी। तो एक जो ये आज समस्याएं चल रही हैं वो अपने आप खत्म हो गई। फिर जो 7 लीटर दूध देने वाली गाय वो 70 न सही 20-25 लीटर भी दे और जैविक खेती लोग शुरू कर दें, तो जो आज ये देश कह रहा है कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, जिससे ये 5 साल का समय इसमें चाहिए, सिर्फ जो क्रांति होगी इसमें कृषि में, तो दोगुनी नहीं, जिसके पास 4 गाय हैं वो एक छोटा मोटा इंडस्ट्री हो जाएगा। अगर अनकहा लखनऊ पर बात नहीं होगी तो फिर आनंद नहीं आएगा। और ये अनकहा लखनऊ में आपने ये जो रेखांकित किया कि शौर्य की बातें और शहादत की बातें दरकिनार हो गई और अय्याशियाँ और विलासिता, महल रंग महल, खाना खजाना, ये सारी बातें प्रमुखता से आ गई, तो कहीं ना कहीं लखनऊ का जो असली एक स्वरूप था वो इस इतिहास ने या तथाकथित इतिहासकारों ने बदला। इस पर मैं आदरणीय टंडन जी से ये जानना चाहता हूँ कि अनकहा लखनऊ, क्या आप इन्हीं पीड़ाओं से गुजरते हुए आप सोच रहे थे, कंसीव कर रहे थे? अगर आपने उसमें पढ़ा वो, तो मैंने यही कहा है कि न मैं इतिहासकार हूँ, न मैं अपने को साहित्यकार की तरह पेश कर रहा हूँ। केवल लगभग ये 1 शताब्दी जो बड़ी उथल पुथल की रही है, जहाँ युद्ध भी हुए, अय्याशी भी थी और सब कुछ रहा, वो कहीं ना कहीं सब मेरे सामने गुजरा है। तो जो मैंने देखा है और जो आज ये एक भ्रम पैदा करके कि लखनऊ की कल्चर कोई अलग है, वो इतिहास से मेल नहीं खाती। तो जो मेरे अनुभव हैं, जो मैंने देखा है या एक पीढ़ी पहले लोगों से सुना है या उन्होंने जिससे सुना है, तो हर वर्ग के, हर जगह, हर गली, हर कूचे में जब तक मैं जिंदा हूँ मौजूद रहूँगा। और जब पैदा हुआ था तब उन्हीं गलियों से निकला, तो एक एक चीज़ मेरे सामने से गुजरी। नवाबी दौर का आखिर था, अंग्रेजी दौर का शुरुआत था, आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ादी के बाद का वातावरण था। तो केवल एक भ्रम के आधार पे कि अवध के नवाब के अलावा यहाँ कुछ था ही नहीं, उन्हीं के किस्से, उन्हीं की विलासता, उनकी बेगों के महल, उनका पहनावा, उनका खान पान, लखनऊ की कल्चर यही है। और ये कितना बड़ा भ्रम है जो अभी तक किसी ने उसको उजागर नहीं किया था कि ये अवध के नवाब, ये नवाब जो थे लखनऊ के नहीं थे, ये अवध के स्टेट के शासक थे। अवध का नाम लेते हुए आपको राम का नाम आएगा, क्योंकि अवध का इतिहास तो राम से शुरू होता है और उससे पहले से है। अलग अलग कारणों से लोगों ने अवध की जगह लखनऊ को कर दिया, जबकि लखनऊ नवाबी काल में एक कस्बाई कल्चर थी और इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व था। बीच का दौर रहे, लेकिन ये लखनऊ एक पावर के सेंटर बनने की शुरुआत हुई थी जो आसफउद्दौला के वक्त से। तो आसफउद्दौला और उसके बाद अंतिम नवाब हुए वाजिद अली शाह, एक कुल 98 साल का पीरियड। तो सारी यहाँ की बिल्डिंग्स, सारा यहाँ का रहन सहन, सारा यहाँ का इतिहास, सारा यहाँ का खान पान, सारी यहाँ की संस्कृति, सब वो 98 साल के अंदर सिमट गई। और उसमें भी जिन लोगों ने कुछ अच्छे काम किए, नवाबों ने ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, नहीं, अच्छे काम किए, कुछ अच्छे काम भी किए, तो उनका भी नाम कोई नहीं लेता। तो मैंने उसको भी लिखा। तो मेरा मतलब था कि ये जो ये भ्रांतियां हैं कि आपने लखन का लखनऊ कहा, मतलब ये आज तक कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया कि लखनऊ को किसने बसाया। लखनऊ शब्द की बात कर रहा हूँ।
लखनऊ का नाम कैसे पड़ा, कोई उत्तर नहीं, हो गया लखनऊ। लेकिन जो अवध का इतिहास है उसको राम ने अपने भाई को ये व्यवस्था यहाँ की सौंपी, उन्होंने आके एक शहर को बसाया जो आज तक किसी ने खंडन नहीं किया कि लक्ष्मण ने इसको नहीं बसाया। किसी इतिहासकार ने कहा हो कि नहीं ये गलत है, तो वो समय समय पर अपभ्रंश होते चले गए। नहीं तो ये टेक्स्ट बुक वगैरह में क्यों नहीं शामिल होता है? इस तरह से जो केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, तो कम से कम इतिहास जो डिस्टॉर्ट करके पढ़ाने की कोशिश हुई, जो उसको बर्बाद हो गया है उसको जो है धीरे धीरे लाना होगा। सब चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप महामहिम बनने के बाद, राज्यपाल बनने के बाद आप एक कॉन्क्लेव में थे और वहाँ चूंकि लखन की बात चली, अयोध्या की बात चली, राम की बात चली, तो ये प्रसंग है, इसका कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये एक स्वाभाविक एक जिज्ञासा है। और तब जबकि आप बोल भी चुके हैं इसके बारे में, आपने कहा भी है, और आपने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई जो राम मंदिर को लेकर जो ये किया कि त्वरित सुनवाई नहीं करेंगे, हम आगे कर दिया, तो इस पर आपका एक बयान आया था। आपने कहा था कि जो 100 करोड़ लोगों की आकांक्षा है, जो चाहत है, उनका जो सेक्रीफाइस है और उनका जो संघर्ष है, यह अदालत के विचार में क्यों नहीं है, उसकी प्राथमिकता में क्यों नहीं है? ये तो एक तरह से बात हुई कि जैसे आपने कहा भी उसमें जहाँ तक मुझको याद है कि आपने कहा कि जो न्याय जहाँ से मिलता है वहाँ से न्याय में अड़चन पैदा हो रही है। तो ये इस बयान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आदरणीय टंडन जी से उनकी राय मांगे। इस पर मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। अभी तक बहुत अच्छी अच्छी किताबें आई हैं अयोध्या पे इधर, जिसमें उसका इतिहास भी है और सब है। मैं अयोध्या का प्रभारी मंत्री रहा, तो जो आंदोलन से लेके और विध्वंस तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, शासन केंद्र द्वारा, यहाँ द्वारा शासन प्रशासन लोगों की क्या भूमिका रही, वो किसी में नहीं आई है भी। तो इसी तरह से अनकहा लखनऊ की तरह अनकहा विध्वंस की वो चीज़ें मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें बहुत चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्योंकि एक छोटी सी समस्या को बड़ी नहीं, उसमें कितनी तरह के नाटक हो रहे हैं। और फिर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र, उसकी सबसे बड़ी न्यायपालिका, दुनिया में सबसे बड़ी न्यायपालिका 133 साल से मुकदमा कोई चल रहा है, तो अगर वो गलत है तो वही फैसला आ जाता। तो लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सरकार पे, लेकिन जब जो उनको न्याय देने वाले संविधान की 2 खंबे हैं, दोनों से अपना सर टकरा रहे हैं। एक पार्लियामेंट, वहाँ जिससे बात करो वो कहता है मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन जब पार्लियामेंट में बात आएगी तो फिर राजनीति का रूप हो जाता है और हर कोई न्यायपालिका में उसको जाके झोंक देता है। लेकिन एक मसला तो है ही ना कि छोटी छोटी बातों पर न्यायिक हस्तक्षेप होता है, न्यायिक एक्टिविज्म भी होता है, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा मामला है, इतना सरोकार का मसला है, इस पर न्यायालय चुप है। न्यायालय को 2 चीज़ों को चाहिए, एक सबूत जो आ गया सामने, दूसरा न्यायिक प्रक्रिया। तो हाई कोर्ट का फैसला आ गया, इन 2 चीज़ों पे एक पेशी में इसका फैसला हो सकता, जो वहाँ खुदाई हुई उससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता। न्यायपालिका और प्रधानमंत्री देश के और सभी पक्ष की राय से वहाँ खुदाई शुरू हुई। उसके पहले भी लोगों ने लिखा था कि ये मंदिर था, उसमें भी सब निकला वही। तो सबूत कहीं ये नहीं है और ये सब कह रहे हैं, ये कोई नहीं कहता, सब ये कहते हैं कि तो ये छोटा सा एक फैसला, और उसमें अगर कहीं से ये कमेंट आए कि ये तो हमारी प्राथमिकता में ही नहीं है, तो समलैंगिकता प्राथमिकताएं हो सकती है जहां जिस देश की न्यायपालिका में अपने ही दिए हुए
जो बेमतलब थे वो फैसले बदल दिए, और जहां इतने बड़े समूह का सदियों से संघर्ष हो, वो प्राथमिकता में नहीं होगा। तो आपसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत बाहर खड़े हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।